उसका क्या था कि किसानों से कहो कि 10 गुना जो लगान है उसका 10 गुना सरकार में जमा कर दो तो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा। और जो पैसा आएगा उससे ज़मींदार को बॉन्ड मिलेगा जो 20 साल के बाद पैसा उसे मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा। तो ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट करके एक वो बना था, फिर वो गाड़ियाँ उसमें चलने लगी, उसके बाद नहीं। तो बहुत बाद में हुआ कि गाड़ी ड्राइवर तू मैं। तो ये हाल था कि जब हमारे पिताजी का प्रमोशन हुआ मथुरा पोस्टिंग के लिए, तो ये होम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी होते थे लखनऊ में, और जो आजकल मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहलाता है उस ज़माने में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बोलते थे उनको, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। अच्छा। मथुरा ज़िले में एक हिस्से में एक समुदाय है गुज्जर। गुज्जर समुदाय में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। गुज्जर वो वहाँ कोई कम्युनल प्रॉब्लम हो गई थी जो 5-6 महीने से निपट नहीं रही थी। तो शास्त्री जी ने सजेस्ट किया पिताजी का नाम कि इनको वहाँ भेजो, ये संभाल लेंगे। तो ओवरनाइट तब भी ट्रांसफ़र हुआ था लखनऊ से। तो जब इनका वहाँ अपॉइंटमेंट की बात हुई, शास्त्री जी ने इनको बुला के कहा कि उग्रा साहब ऐसे ऐसे प्रपोजल है और पंजी मान गए हैं, ऑर्डर्स का इशू हो जाएगा। तो कहने लगे साहब मैं कैसे जाऊँगा? कहने क्यों? तो मेरे पास ना गाड़ी है ना कुछ है। और डीएम के पास इतना दौरा होता था ज़िलों में कि महीने में साल में 4 महीना आप हेडक्वार्टर में नहीं रहते थे, दौरा आप गांव-गांव में रहते थे। तो आप जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन को देहात के आदमी के घर के सामने ले जाते थे, एट योर डोर स्टेप। तो शास्त्री जी हंसे, कहने मुझे मालूम है। तो ये तो रखिए परमिट, साइकिल तक परमिट से मिलती थी शुक्ला जी। अच्छा। हाँ। और क्यों चाहिए आपको साइकिल बताओ, वो बता के लिखिए। और सप्लाई अफसर जो कहता था नहीं ये जो है आपका वजह जो आपने दी है ये सही नहीं है, इसलिए साइकिल का परमिट नहीं मिलेगा। इसी तरह से मोटर कार भी परमिट से मिलती थी कि नहीं ये तो रहा परमिट, और ये रहा 10,000 रुपये का चेक, स्पेशल केस लोन आपको दे रहे हैं, 250 रुपये महीना आपका कटेगा। तो ये गाड़ी आप जाकर के ले लीजिए। ये अफसरों का हाल था, क्योंकि इनकी गाड़ी घोड़ा सब बिक गया था। कुछ फैमिली में ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि जो जमा पूंजी थी वो सब ख़त्म हो गई थी, और कोई सवारी वारी घर में नहीं थी, साइकिल से जाते थे। हालांकि यही नहीं, बहुत से लोग काफ़ी अफसर लोग साइकिल से जाते थे उस टाइम पे। और तो इस तरह से आप समझें कि मैंने एनवायरनमेंट जो देखा तो ये लगा कि भैया ये काम करने वाला नहीं, ये नहीं ये नहीं है। मित्रों, सरकारी सेवा में बिल्कुल मोह भंग था नहीं, और जो सारे कारण आपने सुने। हम बताना ये चाहते हैं कि महाराज जी के जो भक्त तब थे, अब भी हैं, तब के भक्तों में देशभक्ति कूट कूट के भरी थी, कर्तव्यों के प्रति समर्पण कूट कूट के भरा था, और तब वो अपना जो कर्तव्य पूरा करते थे उसमें किसी को बाधा बनने नहीं देते थे। अब साइकिल परमिट से मिल रही है, गाड़ी परमिट से मिल रही है, आप जिलाधिकारी हैं, आप पूरे देश में एक अलग धमक रखते थे, क्योंकि रातों रात आपको कहीं जब बड़ी समस्या होती थी तो रातों रात आपको भेजा जाता था। अच्छा, थोड़ा सा राम मंदिर और बताइए कि कृष्ण जन्मभूमि से आपको गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री थे और आपको बुलाया जाता है अयोध्या में। क्या हुआ था कि राम मंदिर आजकल बन गया है, 2024 में उसमें प्रवेश होगा, उस समय क्या स्थिति हुई थी जब आपके पिता, आप तो खुद ही गए, आप पोस्टिंग नहीं थे लेकिन प्रभावित तो थे, पिताजी की पोस्टिंग हो गई है, आप क्यों नहीं गए सरकारी उसमें? क्या कारण रहा
कि आपने निर्णय लिया कि हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है आपको सुन के, क्योंकि सच्चाई सब लोग नहीं बता पाते हैं। तो आज सुनिए पूज्य उग्रा जी के मुखार बिंदु से, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती थी, अच्छी मिल सकती, क्यों नहीं की? ऐसा है साहब कि सरकारी नौकरी के लिए आदमी को पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना पड़ता है। हम बिल्कुल औसत स्टूडेंट थे जी नंबर एक। 50% तो आप इसको दगा दें। जी दूसरा 50% मोह भंग था। जी हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे पिताजी तीनों मजिस्ट्रेट्स थे। अच्छा। हमारे दादाजी डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद मेंबर बने वाइसरॉय की काउंसिल ऑफ स्टेट में, जी इंग्लिश टाइम, ब्रिटिश टाइम में। सन वो तो रिटायर हो गए थे सन 35 में। जी तो ये सब उसके। तो मोह भंग ये था कि देखिए, पावर का जहाँ तक सवाल है, हमारे टाइम पे वो घर की मुर्गी थी, रोज़ देख रहे थे, मगर क्या देखते थे? गलत काम का रोक देना और सही काम को जल्दी से जल्दी कराना। ये निचोड़ था जो हमने अपने पिताजी से, उनके कोलीग्स जो साथी थे और अफसर, उनके सीनियर, उनके जूनियर्स, ये उस जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं जो सन 50 से लेकर के वो 65 तक, कि गलत काम को रोको, सही काम को जल्दी से कंप्लीट करो, जल्दी से पूरा करो। तो ये तो था 50% का। अगले 50% का एक हिस्सा पहले तो बताया। हम जी 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 स्टूडेंट ही बहुत वो नहीं थे, हमारे दुनिया भर के उसमें हम बिजी रहते थे। जी दूसरा, तो ये तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पावर वहाँ के ऊपर डंडा चलाने वाली नहीं थी जो बुलडोजर चल जा रहा है आजकल। दूसरा साहब, आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा, सन 39 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। तब से लेकर सन 65 तक सरकारी अफसरों का वेतन नहीं बढ़ा था। 39 से 65 तक? 39 से 65 तक, क्योंकि हमारे पिताजी 65 में रिटायर हुए थे। जो सबसे ऊंचा वेतन 3,000 रुपये महीना होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी का। आईएएस का सबसे बड़ा जो आईएएस का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा वेतन 3,000 रुपया महीना था, वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी का, जो एक टाइम पे सिर्फ एक ही होता है। जी आईएएस कमिश्नर रिटायर होता था 2,250 रुपये में। अब ये तनख्वाह सन 39 की और सन 65 की, और महंगाई बीच में देख लीजिए। हमने अपने दादा को, अपने पिताजी को रेशमी कपड़े से उतर के खादी पे आके देखा हुआ है, ईमानदारी की वजह से। ईमानदारी की वजह से। और ये हमारे खाली पिताजी की बात नहीं है, 100 में से 99 अफसरों का यही हाल था। तो वो मोह भंग हुआ कि बहन की शादी है, प्रोविडेंट फंड से कर्जा लेके हो रही है, बच्चे की बीमारी है, बैंक से ओवरड्राफ्ट लेके इलाज हो रहा है। ये देखते देखते मन हमारा सरकारी से उचट गया कि अगर आदमी मेहनत करे, ईमानदारी से अकल इस्तेमाल करके, बुद्धि लगा के, वो इस हाल में आ जाए। हमारे पिताजी के 15 या 16 बैचमेट्स थे
दो छोड़ के किसी के पास अपना घर नहीं था, सब किराए के घरों में रिटायर होकर रहे या मरे हैं। ये अनुपात जरा ध्यान देने योग्य है। और जिन दो के पास था वो जिम्मेदार खानदान के थे, उन्होंने गलत पैसा नहीं बनाया। जी जी। और उस समय के परिवार बड़े होते थे, 5-6 बच्चे होना कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल था। और भी होती हैं, आप समझिए दूसरी जिम्मेदारियां रिश्ते की होती हैं, फैमिली की होती हैं। तो ये मैंने जो अक्रॉस, जिसको कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कि A to Z, जिसके तरफ देखो उसका वही हाल दिख रहा है। पहले दफ़े हिंदुस्तान में सरकारी सवारी ड्राइवर के साथ सन 50 में आई है। और वो भी क्यों? सूखा पड़ा था, ग्रेन प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम एक चलता था, और आजकल के हिसाब से कंपलसरी नहीं था। गांव-गांव जाके उनको बात करनी पड़ती थी किसानों से कि ये बजाय बनिया को बेचने के, ये माल तुम, ये अनाज सरकार को बेचो, सरकार को बेचो। तो एक एक डिप्टी कलेक्टर को उन्होंने एक एक गाड़ी दी थी, जो कि रोज़ शाम को आके जहाँ बंद होती थी, घरों पे नहीं रहती थी, कि जाओ अपने सब डिवीज़न में और वहाँ जा कर के किसानों से मिलो, उनके मुखियाओं से मिलो, उनको, जिसको कहते हैं ना कि ये आइडिया का बेचो कि भैया बनिया का न दे के हमको दे दे।